हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस, रंजन, मुस्कान, अभय, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। राकेश, अविनाश, नीतू, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट किया जाए। ओके, आई एम वीक इन इंग्लिश। इफ यू आर वीक इन इंग्लिश यू हैव कम हियर टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग ना। अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करने आए हो तो टेंशन क्यों लेने का है। ठीक है, ये बात आपने एक्सेप्ट की है कि यू आर वीक इन इंग्लिश। स्ट्रांग हो जाएगा, कंसिस्टेंसी रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसा गाइड कर रही हूँ उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। कल हमने, हाँ, अब कोशिश यही है, ठीक है, कोशिश यही है कि कल तक में वॉइस को ख़त्म कर लिया जाए। ठीक है, कल हमने क्या किया था, आज तो नहीं ख़त्म हो पाएगा। कल हमने किया था कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। ठीक है, इतना हमने किया था कि दो तरह से उसका पैसिव बनेगा। ओके, और ये वाला सेंटेंसेस किया, हाँ, somebody वाला किया था कि somebody opened the door, किसी ने डोर को ओपन किया तो द डोर वॉज ओपनड बाय somebody नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, द डोर वॉज ओपनड। ठीक है, हम वेग नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज नहीं करते, बट कभी कभी चार ऑप्शंस आ जाता है जहां पे चारों ऑप्शन में बाय somebody लगा है, तो उस केस में चलो आप वही मान के चलोगे। हाँ, ये देखो, ये वाला सेंटेंस तो मैंने करवाया है। देखो ये एग्जाम्पल्स है। पीपल स्पीक, कल मैंने करवाया था, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल मत लगाना, क्योंकि पीपल में कोई भी हो सकता है, ही शी मत लगाना। ठीक है, हाँ, अब मुझे एक और सेंटेंस करवाना था। ठीक है, एक और सेंटेंस करवाना था। हाँ, ये वाला लिखना, मैंने लिखा। ठीक है, ये वाला ऐसा आया हुआ एग्जाम में, somebody cleaned the room, किसी ने रूम को क्लीन किया। तो यहां तो और अगर वाक्य ऐसा रहता, he cleaned the room, तो ही में तो निश्चित पता चल रहा है ना, ही में तो निश्चित पता चल रहा है कि किसी ही ने आके रूम को क्लीन किया। बट somebody में तो कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो ये इसका कैसे बनाओगे, somebody cleaned the room, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऐसे बनेगा, द रूम वॉज क्लीन्ड। ठीक है, बाय somebody मत लगाना, क्योंकि बाय somebody अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते। ठीक है, हम नहीं करते हैं, अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं होता। अब नेक्स्ट वाला देखो, ही क्लीन द रूम, तो यहाँ तो सही है, द रूम, यहाँ तो निश्चित पता चल रहा है ना, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हिम, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हिम। यहाँ तो निश्चित पता चल रहा है कि ही ने क्लीन किया, और यहाँ तो somebody है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अब एक सेंटेंस आपके एग्जाम में आया है जहां पे एसएससी ने क्या आंसर माना, और हमें तो एसएससी के आंसर पे ही जाना है। ऐसा था, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, इस रूम को क्लीनर ने क्लीन किया। ठीक है, कुछ बुक्स में वो लिख देते हैं ना, द क्लीनर मतलब साफ करने वाला, कि अरे जो भी रूम को क्लीन करे वो तो क्लीनर ही है, जो भी रूम को क्लीन करेगा उसको तो क्लीनर ही कहलाएगा। बट क्लीनर में निश्चित पता चल रहा है ना, ठीक है, क्लीनर में कोई भी नहीं हो सकता है, इसमें निश्चित पता चल रहा है। तो यहाँ पे बाय द क्लीनर, एक ऑप्शन ऐसे आया था, ऐसा था, द रूम वॉज क्लीन्ड। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और एक ऑप्शन में था, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द क्लीनर। एक जगह बाय का यूज किया था और एक जगह इन्होंने बाय का यूज नहीं किया है। एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस। अब कुछ बुक्स लिख देते हैं कि अरे जिसने भी रूम को क्लीन किया वो तो क्लीनर ही कहलाएगा ना, तो बाय लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है और जो आंसर की के अनुसार ये आंसर था, और आंसर सही भी था। क्लीनर में किसी निश्चित की बात हो रही है, क्लीनर ने रूम को क्लीन किया, कोई खास क्लीनर है जिसको अथॉरिटी दी गई है इस रूम को क्लीन करने का, उसकी अथॉरिटी नहीं, ड्यूटी है, तब लगाओगे। लेकिन सपोज
सपोज ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, अगर दोनों आ गया तो हमें तो बाय द क्लीनर लेना होगा क्योंकि क्लीनर में निश्चित पता चल रहा है ना। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं रहता ना तब हम इस ऑप्शन को मानते, लेकिन अगर दोनों आ गया तो हमें बाय लेना होगा क्योंकि यहाँ पे निश्चित पता चल रहा है क्लीनर ने रूम को क्लीन किया, ठीक है। मैंने कल एक टेंस का शीट डाला था, ठीक है, प्रीवियस पेपर में आए हुए टेंस के क्वेश्चंस है, मुझे लग रहा है 100 के करीब होगा, सबको मिल गया होगा। टेंस का एक शीट डाला हुआ है, उसको बना के रखिएगा। ओके, देयर इज वन शीट ऑफ टेंस। बाय द क्लीनर लगेगा, ठीक है। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द क्लीनर, क्लीनर लगाओगे, ठीक है। अगर दोनों आ गया तो बाय लगेगा क्योंकि निश्चित पता चल रहा है। हम बाय कब नहीं लगाते, जब किसी अनिश्चित का के बारे में पता चल रहा है। ओके, टेंस का मैंने शीट दे दिया है, एक शीट अभी टेंस का आपके पास गया है, उसको बना के रखिएगा। एक मुझे वर्ब भी तो डिस्कस करना है आपके साथ। चलो इतना दूर क्लियर हो गया, वेग वाला क्लियर हो गया। वेग का मतलब कोई अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन आ गया ना तो वहां पे नहीं लगाना। एक और बताना है, एक और चीज बताना है। जगह इसी में डालती हूँ। एक और लिखो, ये वाला लिखिए, ठीक है, या नॉट ऐसा लिखिए, नॉट या नो वन, नोबडी या नो वन, नो वन मतलब कोई भी नहीं, इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, ऐसा लिखिए। उसके बाद बताती हूँ। ओके, नोबडी नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नोबडी या नो वन, ऐसा भी सेंटेंस आता है। ओके, जैसे मैंने लिखा नोबडी लाइक्ड हिम, कोई उसको पसंद नहीं किया, ठीक है, नोबडी लाइक्ड हिम। ओके, तो यहां पे आप ऐसा जाएगा, एक आपका ऑप्शन ऐसा जाएगा, ही है ना, और सेंटेंस हिम का ही बनाया, सेंटेंस पास में जा रहा है, ही वॉज लाइक्ड बाय नोबडी, एक ऐसा ऑप्शन आएगा। और एक ऑप्शन आएगा ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय एनीबडी, दोनों ऑप्शन आएगा और अब आपको चुनना है। कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो नोबडी वेग होता है, ठीक है, नोबडी वेग होता है, अस्पष्ट है, नोबडी में कोई भी आ सकता है, बट कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, वेग को भी मान लेते हैं, ऐसा वाला भी ऑप्शन दे देंगे। तो चलो बताओ कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्विज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, ऐप पे क्विज चल रहा है, हर दिन 10-10 क्विज दीजिए। आपको पता नहीं है कहां से क्या क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, वो बच्चा ही एग्जाम निकालता है ना जो मेरे पढ़ा, ऐसा थोड़ी है कि मैंने जितना पढ़ा दिया बस उतना ही रखना है, मेरे पढ़ाने के बाद भी जो हटके करता है। क्विज 10-10 क्विज में आप ही लोग का कहना था कि मैम क्विज में कम डालिए, 10-10 क्विज जा रहा है, यूसी लाइव ऐप पे भी जा रहा है, ठीक है, और एक क्विज टेलीग्राम पे भी जाता है। टेलीग्राम वाला क्विज अलग होता है और यूसी लाइव ऐप वाला क्विज अलग है। तो ये सब क्विज ना बस 5 मिनट का खेल है,
5-10 मिनट है, आप आराम से टाइम निकाल के इसको दे सकते हो। ये बोलना ना कि मैम टाइम नहीं मिलता है, ये तो मैं मान नहीं सकती हूँ कि किसी को 5-10 मिनट नहीं मिलेगा। ये क्विज को अटेम्प्ट करिए, टेलीग्राम पे क्विज को जब भी निकाल लीजिए, अटेम्प्ट करिए। और मैंने सारा प्रीवियस को मॉक के रूप में बनाया है। ऐसे प्रीवियस पेपर सॉल्व करने में मजा नहीं आता है, लेकिन जब उसको मॉक बना दिया जाए ना, तो आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो जो नंबर्स वाला चीज है ना, आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो मॉक ये सब अटेम्प्ट करिए, ये सब जरूर अटेम्प्ट करिए, हट के तो कुछ करना ही होगा। तो यहाँ दिमाग में आएगा अरे नोबडी है तो हम भी नोबडी लगा देते, ही वॉज लाइक्ड बाय, उसको लाइक किया जाता है किसी के द्वारा नहीं। हम सेंटेंस में नॉट पहले जाते हैं, उसको नहीं लाइक किया जाता है किसी के द्वारा। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम नोबडी है तो नोबडी रखेंगे ना, लेकिन नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनी या एनीबडी, ठीक है, नॉट प्लस एनीबडी इज इक्वल टू नोबडी। तो सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट। उसको एकदम नियम से बना के दीजिए अपने आप को ना लाइफ में, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में अपने आप को शेड्यूल करिए। क्विज का सोल्यूशन भी डाल दिया करिए। क्विज का सोल्यूशन नहीं जाता है आपके पास, राइट है या रॉन्ग है, ये आपके पास नहीं आता है। ऐप पे जा रहा है, सबके लिए फ्री है। क्विज एकदम दीजिए, क्विज एकदम दीजिए, अपने आप को शेड्यूल करिए। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में ना, जब तक हम लोग अपने आप को शेड्यूल नहीं करेंगे ना, तो हर समय टाइम की कमी ही होगी। ठीक है, एकदम शेड्यूल करना है, अपने आप को शेड्यूल करके रखना ही है। नहीं तो काम, हाँ, तो नोबडी मत लगाना, कि नोबडी का मतलब ही होता है नॉट प्लस एनी। तो नॉट प्लस एनी वाला ऑप्शन चुनना, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो नोबडी है, यहाँ तो एनीबडी है, कैसे बदल गया। तो जब भी नोबडी वाला सेंटेंस आ जाएगा, नॉट प्लस एनी वाला आता है। नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नोबडी या नो वन या नथिंग। सोल्यूशन कैसे नहीं आएगा, क्विज है तो क्लिक करोगे तो आंसर पता चल, क्लिक करते साथ आपको आंसर तो पता ही चल जाता है। एक दो चीज ध्यान रखिए आप लोग तो स्टूडेंट हो, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना टाइम बांध के रखती हूँ कि मेरे को पूरा, जैसे मैं लंच करके आती हूँ, 3 बजे लंच करने गई, लंच करके आई तो 4 बजे या 4:30 बजे से लेकर मेरे को 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एनी टाइम कंटेंट पे वर्क करना है। अगर मैं चाहूँ ना तो मेरे लैपटॉप में पिछले 6-7-10 साल का इतना कंटेंट भरा हुआ है ना, मैं चाहूँ तो बिना मेहनत किए उसी में आपको पढ़ाते रहूं, बट टीचर को भी अपडेट करना रहता है। तो किसी हाल में ना इस टाइम में मेरे को सोचना है, ठीक है, इस टाइम मैंने शाम का बांध ही दिया है कि मेरे को सोचना है यूट्यूब पे क्या नया नया किया जा सकता है, ऐसा क्या स्टूडेंट के लिए और नया ला जा सकता है। तो मैंने ये टाइम को बांध दिया है ना, इस टाइम पे मेरा दिमाग भी कंटेंट पे ही काम करता है। सुबह के समय जैसे 8 बजे से लेकर 8:45 तक मेरे को देखना रहता है कि आज मेरे को क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है, मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, क्या क्या करना है। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम अपना डिवाइड करना होगा ना। खैर मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, आपके पास तो और भी सब्जेक्ट्स है, मेरे पास तो थोड़ा ही एक ही सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा आप अपना शेड्यूल करिए ना। मेरे को 7 बजे से लेकर 7:45 तक मेरे को चाहे जो भी हो जाए, मेरे को वोकैब तो एक बार रिवाइज कर ही लेना है, चाहे जल्दी में करें या आराम से करें, मेरे को इतने बजे वोकैब कर लेना है, ठीक है। इतने बजे मैं ये 10 मिनट का टाइम ना 3 बजे से लेकर 3:10 तक मैं क्या करूंगा, इस टाइम को ना मेरे को क्विज के लिए रख ही देना है, क्विज के लिए रख देना। 10 मिनट की तो बात है, उसको दे के ना अब हमें क्या करना है, दे के खत्म करने वाला एटीट्यूड, और ये करके इसको खत्म करना है। मेरे को शाम में 8 बजे से 8:10 में कुछ भी हो जाए, 10 मिनट की तो बात है, मैं टेलीग्राम का क्विज कर लूंगा, मॉक दूंगा। तो थोड़ा सा बांधना होगा, ओके, थोड़ा सा आपको अपना टाइम बांधना होगा। जब तक आप अपने आप को टाइम से शेड्यूल नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं हो, मेरे को इतने से इतने बजे मैथ्स करना है,
तो मुझे करना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो टाइम को शेड्यूल करना है। एवरीबडी हैज गॉट 24 आवर्स, सबके हाथ में 24 आवर्स ही है, बट निकालने वाला निकाल रहे हैं और कंप्लेन करने वाला कंप्लेन ही करते रह जाते। और आपका कंप्लेन कोई सुनने वाला भी तो नहीं है, ना टीचर सुनेंगे ना पेरेंट्स सुनेंगे, कोई नहीं सुनने वाला है। सब बोलेंगे ना, अरे वो भी तो वही है ना, उसको भी तो 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, तो वो निकाल रहा है ना एग्जाम। तो ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला आ जाओ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब मत पूछो फ्रेशर कितने आवर पढ़े, जब तक आपका मन कर रहा है पढ़िए। कितने आवर्स पढ़े ये भी टीचर डिसाइड करके देंगे। रील्स देखना शुरू करते हो तो टाइम देख के शुरू करते हो रील्स देखना, देखते जाते हो, इंटरेस्ट होते जाता है। ये हमने किया। अब आ जाओ, अभी हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ज्यादातर कौन सा प्रेपोजिशन का यूज किया? बाय का यूज किया। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने बाय का यूज किया है, ठीक है। और कभी कभी बाय का यूज नहीं भी हो रहा था, जहां पे नाउन प्रोनाउन वेग आ गया है, somebody वाला आ गया है, तो लेकिन कभी कभी बाय के जगह हम दूसरा प्रोनाउन भी प्रेपोजिशन भी यूज कर देते हैं। जैसे लिखा मैंने आई नो हिम, और एक ऑप्शन में डाल देंगे ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, तो इसका बनाएंगे ही इज नोन। नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, और प्रेजेंट है तो इज, ही है तो इज, ही इज नोन बाय मी लगा देंगे। क्योंकि हमें तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय लगाने की हैबिट हो गई है, बट ये गलत है, ठीक है। ही इज नोन बाय मी नहीं होता। नोन वर्ड हमेशा अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? ही इज नोन टू मी, ये करेक्ट। लेकिन हम हड़बड़ी में बाय लगा देंगे। ही इज नोन टू मी, क्योंकि हमें तो हर जगह बाय लगाने की हैबिट हो गई है। तो आप साइड में नोट डाल के कहीं पे लिखो, ऐसे नोट डालो। जब भी नोन वर्ड आ गया उसके साथ टू लगाना, बाय मत लगाना, ठीक है। ये सब वेरी कॉमन एग्जाम में आ जाता है। जैसे सेटिस्फाइड आ गया, ठीक है, ही वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब भी है खुश होना। थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है भीड़ लगाना, ठीक है। सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, ठीक है, थ्रॉन्ग्ड है, ये सब के साथ आप क्या लगाना? विथ लगाना, विथ। सेटिस्फाइड बाय हिज परफॉर्मेंस नहीं होगा, सेटिस्फाइड विथ। प्लीज्ड मतलब खुश होना, थ्रॉन्ग्ड का मतलब है भीड़ लगाना। फिर ये सब है जैसे सरप्राइज्ड के साथ, शॉक्ड के साथ, सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। वंडर्ड के साथ, अमेज के साथ, वैसे ये सब फिक्स प्रीपोजिशन में है सबके साथ। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर नहीं होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, आई वॉज शॉक्ड एट। लिख लीजिए, ये वाला साइड में कहीं लिख लीजिए। नोन के साथ बाय नहीं लगता, नोन टू, सेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड विथ, हैप्पी विथ, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, वंडर्ड एट, अमेज्ड एट, सबका मतलब है आश्चर्यचकित होना। हम्म, ओके। तो ये देखो, आई नो हिम, ये हमारा एक्टिव है, इस साइड मैंने एक्टिव डाला है, इस साइड पैसिव डाला है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, और इसी का मैंने यहाँ पे बनाया है आई नो हिम। तो ही इज नोन
बाय मी नहीं होगा, ही इज नोन टू मी। फिर मैंने इसी का पैसिव यहां पे बनाया है, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, मेरे को सरप्राइज किया, तो यहां पे आई लगा दिया, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय नहीं होगा, एट। अ थिक लेयर ऑफ स्नो कवर्स द माउंटेन, तो द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय नहीं होगा, विथ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बाय नहीं लेता है, प्रेपोजिशन अलग से लेता है। थ्रॉन्ग्ड का मतलब है भीड़ लगाना, क्राउडेड विथ होता है ना, क्राउडेड 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 विथ, थ्रॉन्ग विथ, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के समय जो दुकान होते हैं, शॉप्स होते हैं, दे आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स। थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स का मतलब है ये कस्टमर्स से भरे होते हैं, दे आर फिल्ड विथ कस्टमर्स, दे आर क्राउडेड विथ कस्टमर्स, तो सबके साथ विथ लगाते हैं। तो ये वाला लिखिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर। जैसे आई नो हिम, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बना दिया, ही इज नोन टू मी, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर नहीं होगा। ये मुझे बताना है ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका पैसिव बनाते समय हम बाय नहीं लगाते, क्योंकि नो के साथ बाय नहीं लगता, नो के साथ टू, सरप्राइज के साथ बाय नहीं लगता, सरप्राइज्ड एट, कवर्ड बाय नहीं होता है, कवर्ड विथ। लिख लिया है? आज हम बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले। क्या लिख रहे हैं? वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये एग्जाम्पल रह गया था। अच्छा, ये रह गया था, चलो इसको कर लेंगे फिर से। कंप्लेन करने वाले ना कंप्लेन करते ही रह जाते हैं, और बच्चा निकालने वाला एग्जाम निकाल ही लेता है। यही पढ़ के कुछ निकाल रहे हैं, यही पढ़ के कुछ नहीं निकाल रहे। किसी ने एकदम पढ़ाई को ना एकदम व्हाट शुड बर्डन बना दिया, मेरे को ये याद नहीं होता है, मेरे को हम वोकैब भूल जाते हैं, मेरे को ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब होगा नहीं। और ये सब मुझे सुना के कोई फायदा नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो इस पे आपको वर्क करना है, ठीक है? कोई भी टीचर आके वर्क थोड़ी करेंगे यार, आप बच्चे नहीं हो ना, आपको डिसाइड करना है आपकी कमी क्या है और उस पर वर्क करना है, टीचर गाइड करेंगे। और निकालने वाला बच्चा जो एक ही टीचर को फॉलो किया, 5 टीचर कभी एग्जाम नहीं निकलवाते। हो गया? इसमें मुझे बस हाईलाइट करना है कि हर जगह बाय नहीं लगाते। अब देखो, स्नेक्स फ्राइटन मी, स्नेक्स मुझे डराते हैं, तो आई एम फ्राइटेंड ऑफ स्नेक्स, फ्राइटेंड के साथ ऑफ। हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, आई वॉज सेटिस्फाइड बाय नहीं होगा, सेटिस्फाइड विथ। अगर आप किसी चीज के लिए जाने जाते हो ना, तो वो तो अलग हो गया अमृत। अगर कोई आपको जानता है, आप किसी को जाने जाते हो, जैसे मैंने लिखा ही इज नोन टू मी, क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं। ही इज नोन टू मी मतलब वो मेरे मतलब ही इज नोन टू मी, मेरे द्वारा वो जाना जाता है, ठीक है? और मैंने लिखा यहाँ ही इज नोन, फॉर भी लगाते, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ये तो बात ही अलग हो गई, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता। तो यहाँ किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है ना। सॉरी, यहाँ तो किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है। देखो यहाँ पर, एक मिनट पहले ये देख लो, यहाँ तो व्यक्ति का जिक्र है ना, आई नो हिम, मैं हिम को जानता हूं। जब व्यक्ति का जिक्र है ना तो टू लगाना, ही इज नोन टू मी। बट अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हो, इंडिया इज नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, इंडिया अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए, तब फॉर लगाना, तब फॉर। ये तो हो गया, लिख लिया इसको।
बस वही वही मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि अपने आप को ना इतना ज्यादा सरेंडर नहीं कर देना है। ठीक है, हम टीचर भी दूर से ये बोल देंगे, अरे तुम मेरे बैच में आ जाओ, बस आ जाओ, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। अरे मुझे क्या करना है, आपको एग्जाम निकालना है, करना आप ही को है। तो ये सब ना, सबसे पहले मैं स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले ना ये अपना माइंड को एकदम स्ट्रांग बनाइए। सारा चीज ना दिमाग का ही खेल है। ठीक है, आप जिस दिन दिमाग से थोड़े से डाउन रहोगे ना, लो स्पिरिटेड रहोगे, आपका मनोबल अगर गिरा हुआ रहेगा, ठीक है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब बनता हुआ चीज भी एग्जाम के दिन नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग से स्ट्रांग रखिए, और हमेशा ये मत करिए ना कि मैम मेरा वीक है, मैम मेरा वीक है, मेरा ये वीक है, मेरा ये वीक है। इस पे मेरा वीक है मत करिए, हम बस इस पे वर्क करिए कि हमें स्ट्रांग कैसे बनाना है। ठीक है, हमें अपनी चीजों को, जहां पे जो हमारी कमजोरी है, इसको बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें इसको स्ट्रांग कैसे बनाना है। चाहे ऑफलाइन टीचर हो या ऑनलाइन टीचर हो, कोई बच्चे की कमी को, बच्चे का जो वीकनेस है, ये टीचर नहीं पहचानते। ये बच्चे का वीकनेस, खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो बच्चे का वीकनेस बच्चा ही समझ पाएगा। ठीक है, उसी वही समझ पाएगा कि उसकी कमजोरी क्या है, और वही वर्क कर पाएगा। उसको पता है ना उसकी कमजोरी, टीचर को थोड़ी पता है, और वही वर्क कर पाएगा। अब देखना है कि टीचर आपको गाइड करेंगे, आप देखो कि मुझे कैसे कैसे इसको सुधारना है, नहीं तो कंप्लेन होते रह जाएगा। तो कभी भी सरेंडर मूड में मत आना। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ, अभी मैंने जगह ही नहीं दिया, इसने स्लाइड ही नहीं दिया आज। अभी वो छोड़ो। अभी मैंने आपको क्या किया, हमने बहुत बेसिक्स किया। अभी तक तो हमने बेसिक्स किया, ऑब्जेक्ट आ गया, और कभी कभी वेग बाय आता भी है, कभी बाय की जगह दूसरा प्रीपोजिशन आ जाता है, वो सब आ जाता है। अब हम करेंगे पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ इन्फिनिटिव्स। ठीक है, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ इन्फिनिटिव्स मतलब वो सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव लगाओ, और उसका पैसिव कैसे बनाएं। ठीक है, ये भी एग्जाम का फेवरेट है, उसका पैसिव कैसे बनाएं। ये वाला है पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इसने मेरे को दिया नहीं है स्लाइड, बट मैं यहीं से यूज करूं। ऐसे लिखो, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस। और जब आप पहली बार पढ़ोगे ना, जब पहली बार, ये एक होता है, इससे घबराना नहीं है। जब आप पहली बार ग्रामर का कोर्स करते हो ना, अपने आप को कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं लाना, सेल्फ डाउट नहीं करना। जब आप पहली बार कोर्स कर रहे हो ना, तो 2-3 तरह की फीलिंग्स आती है। अरे पढ़ते वक्त जब टीचर आके पढ़ाते हैं ना, तो लगता है कि सब समझ में आ गया, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब समझ में आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो दिक्कत होने लगती है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि बार बार नोट्स को भूल भी जाते हैं। ठीक है, कितना रिवाइज करें, इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे रूल्स है, हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तीसरा ये भी आता है कि जब टीचर इंडिविजुअल टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं ना, तो टॉपिक वाइज तो एरर बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि ये इसी टॉपिक का एरर है। बट प्रॉब्लम कब होता है, जब एरर मिक्स्ड आ जाता है, खास करके एरर में ये सब बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद भी लगता है इतना ज्यादा पढ़ा, बट क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती, मैं ज्यादा, इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ। बच्चा खुद अपने मुंह से बोलता है कि मैम शुरू में तो कुछ बनता ही नहीं था, बट अब तो सब बन रहा है। तो अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है। अब तो मैम नोट्स को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दोबारा नोट्स को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और मिक्स्ड भी बन जाता है, क्योंकि मिक्स्ड बनाने से पता चल जाता है कि कैसा टाइप का एरर है। तो ये सारा खेल ना प्रैक्टिस का है। मैं बार बार बोलती हूँ कि 3 महीने में आपका बैच खत्म होगा। और बैच ग्रामर का बोल रही हूँ, बैच खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि आपका सारा एरर्स बनने लगेगा। आपको फिर से आपको 3 मंथ्स प्रैक्टिस भी करनी होती है। ये मत सोचना कि 1 मंथ के प्रैक्टिस में आपका सब बनने लगेगा। 1 मंथ तो हम समझने में लग जाता है ना, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो किस टाइप का एरर आता है। तो 3 मंथ्स आपको प्रैक्टिस होता है, तब जाके एरर इंप्रूव होता है। आप ही लोग में से स्टूडेंट्स बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ इन्फिनिटिव्स, सारा खेल प्रैक्टिस का है।
ये बोलती हूँ ना कि स्टूडेंट्स को कि जल्दी 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 जल्दी, और कहीं से रिकॉर्डेड यूट्यूब वगैरह कहीं से भी देख के जल्दी से 2 महीने में सिलेबस खत्म कर लो और 4 महीने प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्फिनेटिव डाल रही है, एक ऐसा सेंटेंस आएगा, इन्फिनेटिव वाला आता है, पहले लिखते जाओ, इट्स टाइम टू डू द वर्क। लिखते जाइए, बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने का टाइम आ गया। फिर थर्ड सेंटेंस लिखा है, एक लाइन बीच में छोड़िएगा, देयर इज नो टाइम टू लूज, टाइम बर्बाद करने का समय भी नहीं है। और फिर मैंने लिखा ही वॉज टू सेल द वॉच। सारे सेंटेंस में मैंने इन्फिनेटिव डाला है, ठीक है। सेंटेंस देखिएगा, सारे सेंटेंस में मैंने इन्फिनेटिव डाला है। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है टू डू, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव। सारे सेंटेंसेस में हाँ इन्फिनेटिव है, सारे सेंटेंस में इन्फिनेटिव है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ इट्स टाइम से शुरू हुआ है, यहाँ भी इट्स टाइम, यहाँ भी देयर्स नो टाइम। टाइम वाला सेंटेंस आ गया ना, तो उतना शुरू में उतार देना है। यहाँ पे कोई टाइम वाला सेंटेंस नहीं आया, यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट से शुरू हुआ। तो जब भी इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस आ गया और इट्स टाइम वाला हो, तो आपको क्या करना है ना, उतना उतार देना है, इट्स टाइम तक उतार देना। इट्स टाइम वाला, जब भी टाइम वाला सेंटेंस आ गया, इन्फिनेटिव वाला, इन्फिनेटिव रहे और इट्स टाइम से शुरू हो, उतना पहले उतार दो, इट्स टाइम, ठीक है। इसको लास्ट में लिखती हूँ, यहाँ भी देयर्स टाइम उतार दीजिए, ठीक है। अब आगे बनाते हैं, इतना तो पूरा उतार देना। अब देखो कि यहाँ पे आप सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, यहाँ भी क्या किया है कि इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ भी इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन यहाँ तो हमारा वाक्य इन्फिनेटिव से ही खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तो हमारा वाक्य इन्फिनेटिव से ही खत्म हो गया है, और इन्फिनेटिव तो 2 + V1 होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो थर्ड फॉर्म लाना है, ठीक है। हमें इन्फिनेटिव का थर्ड फॉर्म बनाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। तो हम 2 के साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं ना, तो हम क्या लगाएंगे, इट्स टाइम। इट्स टाइम तो पूरा उतार देंगे, ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इट्स टाइम द वर्क लगा दो, और टू डू को V3 बनाने के लिए बीच में बी लगा दो, इट्स टाइम द वर्क टू बी डन। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस अधूरा है, थोड़ा सा पढ़ के अजीब लग रहा है। तो जब भी इन्फिनेटिव के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो यहाँ पे आपको अपने से फॉर भी लगाना है। काम को करने, फॉर का मतलब है के लिए, काम को करने के लिए वक्त हो गया, तो इट्स टाइम फॉर द वर्क टू बी डन, अपने से फॉर जोड़ देना है। कल लास्ट में क्लास ऑटोमेटिक एंड हो गया था, मैं करवा दूंगी उसको, नॉट टू वरी, हो जाएगा। हो जाएगा, नॉट टू वरी। और आज ना एकदम विकास को बोल के क्लास शेड्यूल करवा देती हूँ, कल तो वर्ब का नहीं हो पाया। आज मैं कितने बजे डलवा दूँ, हाँ कितने बजे, 4 बजे उसको बोलती हूँ 4 बजे इस बैच में एक क्लास शेड्यूल कर दे जिसमें वर्ब पढ़ा दूंगी, 4 या 4:30 ऐसा कुछ। वर्ब का चैप्टर में जो है ना अलग से डिस्कस कर दूंगी, तो फिर टेंस बना के रखोगे, फिर एक दिन टेंस का भी कर लेंगे। तो इट्स टाइम टू वाटर, यहाँ पे जो टू वाटर है ना, वाटर नाउन भी होता है, वाटर वर्ब भी होता है। एक वाटर का मतलब है पानी, एक वाटर, टू वाटर करना मतलब पौधों को पानी देना। तो यहाँ भी देखो एक ऑब्जेक्ट आ गया है। जब भी इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है ना, इट्स, अगर वाक्य इट्स टाइम से शुरू हो रहा है, इट्स टाइम या देयर इज नो टाइम, टाइम वाला कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है ना, उतना
पैसिव बनाने के पहले उतना पहले उतार दो, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे फॉर लगा दो, इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स। अब टू वाटर को टू लगा के बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो, टू बी वाटर्ड, टू बी वाटर्ड, टू बी वाटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देयर इज नो टाइम टू लूज। अब आप बोलोगे मैम यहाँ फॉर क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर लगाया, यहाँ पे फॉर लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट था इन्फिनेटिव के बाद, और यहाँ तो इन्फिनेटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखो देयर इज नो टाइम, बस टू लूज को टू बी लॉस्ट बना दो, लॉस्ट, फॉर नहीं लगा। दोबारा सिद्धार्थ क्यों बनाएंगे नोट्स अगर यूट्यूब से बनाया है तो? विकास इधर आना। आप ना आज 4:30 बजे इस बैच में एक क्लास डाल देना, एक वर्ब का शीट डिस्कस करना है, वर्ब प्रैक्टिस सेट। हाँ, डिस्कशन ऑफ वर्ब प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ठीक है, 4:30 PM। ओके, ठीक है विक्रम। हाँ, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। जब भी ऐसा टाइम वाला आ गया, देयर इज नो टाइम, तो टू बी लॉस्ट। यहाँ फॉर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट था। वाटर नाउन भी होता है और वाटर वर्ब भी होता है, बट यहाँ पौधों को पानी देने के सेंस में वाटर वर्ब है, वर्ब। ठीक है, तो जब भी इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया, टाइम 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 इतना उतार देना, बाद में ऑब्जेक्ट है तो फॉर लगा देना, और फिर द वर्क ऑब्जेक्ट है, फॉर द वर्क, टू डू को टू बी डन कर देना, टू वाटर को टू बी वाटर्ड कर देना, क्योंकि टू के बाद इन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, बट हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, तो हम बीच में क्या लगा देंगे, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी लगा के थर्ड। 4:30 कर दिया है, 4:30 कर दो। आज मैं ग्रामर का क्लास ले लूंगी और कल मैं सोच रही हूँ 4:30 एक वोकैब का टेस्ट ले लूं। ठीक है, ये तो इट्स नो टाइम वाला टाइम वाला आ गया। कभी कभी इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस टाइम टाइप वाला नहीं होता है, जैसे मैंने बोला ही वॉज टू सेल द वॉच, वो अपने वॉच को सेल करने ही वाला था, तो ये तो टाइम वाला नहीं है ना, यहाँ तो अच्छे से सब्जेक्ट आया है, ठीक है, फिर ये वर्ब आया है, तो यहाँ और ये ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ तो नॉर्मल कर देना, द वॉच वॉज है तो वॉज लगाना, टू सेल को थर्ड फॉर्म में डालना है तो बीच में बी लगा दोगे, टू बी सोल्ड बाय हिम, बाय हिम। यहाँ पे टू डू वर्ब है, और ये जो टू डू है तो वर्ब, बट काम कर रहा है नाउन का। आपने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा है ना, इन्फिनेटिव क्या होता तो वर्ब है, बट काम करता है नाउन का। चलो बताओ, ये हो गया इन्फिनेटिव का, यही वाला सारा एग्जाम्पल्स था जो मैंने आपको लिख के बता दिया। ये देखो, आई वॉज टू सेल द वॉच, इसी का पैसिव बनाया है, द वॉच ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लिया, द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय मी। द स्टूडेंट्स, ये भी आप कॉपी कर सकते हो, द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड्स, टू ब्रिंग इन्फिनेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे एक, ये तो टाइम वाला सेंटेंस नहीं है ना, तो ये तो नॉर्मल रखोगे, द एडमिट कार्ड्स हैव टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट, और एक टाइम वाला दे दिया, देयर इज नो टाइम टू लूज, टाइम वाला में तो उतना ही उतार देना। आपने सब लिख लिया, ज्यादा से ज्यादा आप सेकेंड सेंटेंस को एक बार कॉपी कर सकते हो, द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड्स, तो द एडमिट कार्ड्स हैव, और टू ब्रिंग को टू बी ब्रॉट कर दिया है बाय द स्टूडेंट्स।
वही वाला है, इट्स टाइम टू टेक टी, तो इट्स टाइम है तो अब भी उतना ही उतार दो, इट्स टाइम। और यहाँ इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ भी इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। और आप बोलोगे कि मैम इसको ऑब्जेक्ट क्यों माना, क्योंकि ये राइटिंग है और राइटिंग जीरेंड है, और जीरेंड भी तो नाउन का काम करता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए भी तो नाउन प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो इट्स टाइम टू टेक टी, तो यहाँ भी देखो ऑब्जेक्ट आया ना इन्फिनिटिव के बाद, तो फॉर लगाया। यहाँ भी इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आया, क्या का जवाब आ रहा ना, इट्स टाइम टू स्टॉप व्हाट, क्या करने का टाइम खत्म कर, स्टॉप करने का आ गया, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है, और आईएनजी भी नाउन का काम करता है जीरेंड के रूप में, तो वहां भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी फॉर लगाया मैंने। अगर डायरेक्टली इन्फिनिटिव से वाक्य खत्म हो जाए ना, एंड हो जाए, तो फिर आप फॉर मत लगाना। तो देखो इट्स टाइम फॉर टी, टू टेक को टू भी टेकन किया, इट्स टाइम टू स्टॉप राइटिंग, इट्स टाइम फॉर राइटिंग टू स्टॉप को टू भी स्टॉप कर दिया, टू भी स्टॉप्ड। हाँ हाँ 4:30 बजे कर दिया। कल हम फाइनली इसको खत्म करेंगे, थोड़े से अब जो शीट्स वगैरह है ना, थोड़े से तेजी से शीट्स वगैरह को करेंगे। आप अपना शीट लेके रेडी रहिएगा, जो लास्ट शीट मैंने दिया है उसी का टेस्ट है, अंतिम शीट जो दिया था मैंने। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं 45 मिनट्स 1 घंटे में उसको डिस्कस कर दूंगी। और कोशिश करना ना कि टेंस का एक शीट दिया है ना, उसको बना के रखना। कल मैंने टेंस का एक शीट दिया है, उसको बना के रखोगे, फिर हम लोग टेंस का दूसरा शीट डिस्कस करेंगे। ये हो गया, इन्फिनिटिव कर लिया। हाँ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इन्फिनिटिव वाला, ठीक है, ये मैंने नोट में डाल लिया है। देखो ये वाला जो इन्फिनिटिव का क्वेश्चंस मैंने करवाया है ना, ये सब भी एग्जाम्स में आया हुआ है, बट ये थोड़ा सा इजी वाला है। मेरे को एक इन्फिनिटिव का बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिखा था एग्जाम्स में, जहाँ पे बच्चे रॉन्ग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि इट्स, यहाँ पे इज लगा है, इट्स टाइम, इट इज का ही शॉर्ट फॉर्म है, इज लगा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखो यहाँ भी एक वर्ब आया है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का भी तो पैसिव बनाते हैं ना, बी लगाकर टू बी लगाकर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक यहाँ वर्ब है और यहाँ भी एक इन्फिनिटिव आ गया, कभी कभी सेंटेंस में दोनों आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि कभी कभी हमें दोनों का पैसिव बनाना होता है। जैसे इस लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड करना होगा, ठीक है, लाइक्ड करना होगा, और इन्फिनिटिव का भी पैसिव, टू फ्लैटर का पैसिव क्या करना होगा, टू बी फ्लैटर्ड। हमें कभी कभी वाक्य ऐसा आ जाता है कि हमें दोनों का पैसिव करना होता है, लेकिन कभी कभी वाक्य ऐसा आता है ना कि हमें दोनों में से किसी एक का पैसिव करना होता है। अगर हम दोनों का पैसिव करेंगे ना, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय में कोशिश करना है कि किसी हाल में मीनिंग ना बदले, ठीक है, किसी हाल में मीनिंग ना बदले। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम दोनों को बदलते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। उस केस में थोड़ा सा हमें ऑप्शंस को देखना है। अब देखो हमारे स्टूडेंट्स को अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन आ गया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम, अच्छा लिखना है इसको, लिखिए लिखिए लिखिए। आपको एक्टिव पैसिव का भी बहुत सारा क्वेश्चंस मिलने वाला है। क्वेश्चंस से आधा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही क्लियर होता है। लिख लिया? अब स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन आएगा ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको टिक करेंगे। उनके दिमाग में आएगा अरे विमेन तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और हमने तो पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट से वाक्य को स्टार्ट करना है, ठीक है। विमेन लाइक मेन, तो मेन आर लाइक टू बी फ्लैटर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी को टिक करेंगे। हाँ, मेन आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय वुमेन, क्योंकि दिमाग में सीधा साधा सोचोगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरू किया, बट ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, सबका आंसर भी वही आ रहा है सबका आंसर भी वही आ रहा है, आंसर है ये। अब क्यों है बता रही हूं, ठीक है, आंसर है ये। इसमें हमें क्या करना है ना, हम लाइक का थर्ड फॉर्म नहीं ला सकते। अगर लाइक का थर्ड फॉर्म बनाएंगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। हमें सिर्फ इस इन्फिनिटिव का थर्ड फॉर्म आना है। ये एग्जाम का ही सेंटेंस है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आएंगे, बी आंसर बताएंगे। अब मैं इसको समझा रही हूँ कि आंसर 3 क्यों होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। अच्छा, अगर ये वाक्य ऐसा होता है, विमेन लाइक मेन, ठीक है, अगर ये वाक्य इतने ही होता तो इस सेंटेंस का मतलब अलग है। विमेन लाइक मेन मतलब जो विमेन है वो मेन को पसंद करते हैं, ठीक है। विमेन पसंद नहीं कर रहे हैं, विमेन किसको पसंद कर रहे हैं, मेन को। ये विमेन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ विमेन किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, मेन को। तो ये हो गया हमारा ये वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ विमेन किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, मेन को। तो इसका पैसिव बन जाएगा ना मेन, ठीक है। मेन और आर, मेन MEN, मेन प्लूरल है, मेन आर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय वुमेन। तो ये सेंटेंस तो सही है, ठीक है। मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, मेन को लाइक किया जाता है वुमेन के द्वारा, ओके। मेन को लाइक किया जाता है विमेन के द्वारा। तो जो आप लोग बोल रहे हो ना, ये जो सेंटेंस है मेन आर लाइक्ड, मेन आर लाइक, तो आपको लग रहा था ये तब होता जब वो सेंटेंस होता विमेन लाइक मेन, विमेन मेन को लाइक कर रहे हैं ना, तब हम ये लगाते हैं मेन आर लाइक्ड। बट यहाँ विमेन मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं, यहाँ विमेन पसंद करते हैं कि मेन उनकी चापलूसी करे, ठीक है। तो यहाँ जो विमेन है ये मेन को थोड़ी लाइक कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तब ये सेंस जाता, विमेन लाइक मेन और मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, मेन को पसंद किया जाता है वुमेन के द्वारा। बट यहाँ मेन को थोड़ी पसंद कर रहे हैं, विमेन किसी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के द्वारा कोई काम को पसंद कर रहे हैं, मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, ठीक है, मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, उस चीज को पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ लाइक करने का काम, यहाँ लाइक का ये मतलब नहीं जा रहा है कि विमेन मेन को लाइक कर रहे हैं। यहाँ लाइक का मतलब क्या जा रहा है कि विमेन को पसंद है, विमेन को पसंद है, वुमेन मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं, विमेन को पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ना थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है, ना टू फ्लैटर का फ्लैटर थर्ड फॉर्म आया है, ना लाइक का थर्ड फॉर्म आया। तो ये तो बिल्कुल हटा, ये तो किसी हाल में ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। ये सेंटेंस देखना है, विमेन लाइक और एक है विमेन आर लाइक्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है? विमेन लाइक मतलब विमेन पसंद करते हैं, और विमेन आर लाइक्ड मतलब विमेन को पसंद किया जाता है। विमेन को किसी के द्वारा नहीं पसंद किया जा रहा है, ठीक है। विमेन आर लाइक्ड मतलब विमेन को मेन के द्वारा पसंद किया जा रहा है, विमेन को किसी के द्वारा थोड़ी पसंद किया जा रहा है, विमेन को खुद पसंद है। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन इसी में होता, इसी दोनों में होता, इसी दोनों में होता। आपको लगता है कि चलो लाइक का थर्ड फॉर्म बना दिए लाइक्ड लगा के, और फ्लैटर का भी थर्ड फॉर्म लगा के बना दिए, दोनों का थर्ड फॉर्म बना दिए। लेकिन 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 थर्ड वाले सेंटेंस में ना मैंने एक का थर्ड फॉर्म नहीं बनाया है, वैसे ही रखा है, सिर्फ इसका थर्ड फॉर्म बनाया है। कभी कभी हमें दोनों का बनाना होता है, बट कभी कभी हमें एक का बनाना होता है। ध्यान रखना है कि अगर मैं इसका बना रही हूं ना, ठीक है, इसका बना रही हूं, तो इसका मीनिंग बदल जा रहा है। मेन आर लाइक्ड, मेन को थोड़ी लाइक किया जा रहा है, मेन के द्वारा किए जाने वाली चापलूसी को लाइक किया जा रहा है। यहाँ मेन को नहीं लाइक किया जा रहा है, लाइक करने का काम तो विमेन कर रहे हैं। तो ये नहीं हो, यहाँ पर हम लाइक का नहीं कर सकते हैं, लाइक का करेंगे ना V3 तो मीनिंग ही बदल जाता है। विमेन लाइक, विमेन को पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो। आंसर इज थर्ड, हाँ आंसर इज थर्ड। विमेन आर लाइक्ड थोड़ी होगा, विमेन आर लाइक्ड मतलब विमेन को लाइक किया जाता है,
मेन के द्वारा, विमेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है मेन के द्वारा। विमेन को पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो। यहाँ विमेन को नहीं पसंद किया जा रहा है, वुमेन खुद चाहते हैं, वुमेन खुद पसंद कर रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था एक, जिसमें बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर सकते थे। तो आपने देखा कि हमें दोनों का पैसिव करने की जरूरत नहीं है। लाइक का पैसिव करते हैं ना तो मीनिंग ही बदल जा रहा है। लाइक का पैसिव हम नहीं करते हैं, वुमेन चाहते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, तो हम लाइक को वैसे ही करेंगे, क्योंकि लाइक करने का काम तो वुमेन कर रहे हैं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, मेन के द्वारा उनको फ्लैटर किया। ये कहाँ से हो जाएगा? ये तो एकदम नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं हो। ज्यादा कंफ्यूजन इसी में। वुमेन को पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी फ्लैटरी हो। एक और क्वेश्चन आया था, ही लाइक्स पीपल। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता ना, 2 क्वेश्चन मैंने देखा था, ही लाइक्स पीपल, इसका मीनिंग अलग है। या तो वो किसी इंसान को पसंद कर रहा है, ही लाइक्स पीपल, उसको लोग पसंद है, तो पीपल प्लूरल है, पीपल आर लाइक्ड बाय हिम। इसका तो चलो बन गया, पीपल आर लाइक्ड, ये तो सही बन गया। बट यहाँ वो लोग को थोड़ी पसंद कर रहा है, वहां वो पसंद कर रहा है, पसंद करने का काम वो कर रहा है। क्या पसंद कर रहा है? कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। ठीक है, लोग उसको सर कह के बुलाएं। तो कभी कभी एग्जाम में ना, ये तो खैर इजी ऑप्शन डाला था, एग्जाम में ऐसा भी डाल सकते हैं, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। उसको पसंद है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? ऐसा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और आप क्या करोगे ना, पीपल आर लाइक्ड, ठीक है, टू बी कॉल्ड सर बाय हिम। अब अगर मैंने लाइक का पैसिव बनाया और टू कॉल्ड का भी पैसिव बनाया, लाइक का पैसिव बनाती हूँ तो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। पीपल आर लाइक्ड मतलब लोगों को लाइक किया जाता है, लोगों को थोड़ी लाइक किया जा रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में लोगों को लाइक किया जा रहा है, जैसे मैंने लिखा ना, ही लाइक्स पीपल, तो इसमें लोगों को लाइक किया जा रहा है, तो इसमें मैं लगा दूंगी पीपल आर लाइक्ड बाय हिम। बट यहाँ लोगों को लाइक थोड़ी किया जा रहा है, वो लोगों को पसंद नहीं कर रहा। उसको पसंद क्या है? कि लोग उसको सर कह के बुलाएं, तो लोगों के द्वारा सर कह के बुलाना उसको पसंद है। तो आप क्या करोगे ना, लाइक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, सिंपली ही लाइक्स को ही लाइक्स ही करोगे, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। अब देख लेना आपके ऑप्शन में बाय पीपल है तो लगा देना, नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि बाय पीपल वेग है। ठीक है, बाय पीपल वेग है, अस्पष्ट नाउन प्रोनाउन है, तो हम इसको हटा देते। ओके, तो ही इज लाइक्ड। अब यहाँ पे तो सही कर, ये देखो, ही इज लाइक्ड कर दिया। ही को लाइक थोड़ी किया जा रहा है, ना ही को लाइक किया जा रहा है, ना लोगों को लाइक किया जा रहा है। लाइक तो किया जा रहा है कि सर के नाम से उसको बुलाया जाए। तो लाइक का छेड़छाड़ नहीं करो, लाइक को छेड़छाड़ नहीं करोगे, लाइक का पैसिव नहीं बनाओगे, टू कॉल का पैसिव। सेकेंड वन, अभी तो मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ा रही हूँ, अभी जब हम सेंटेंसेस करने लगेंगे ना, तब वहां पे असली ऑप्शंस का खेल होगा। ठीक है, असली ऑप्शंस का मतलब कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहेगा। आज जो बच्चे 4:30 बजे फ्री रहेंगे आ जाइएगा, वर्ब का मैं एक शीट डिस्कस करवाऊंगी। इसका मतलब है हमारा वर्ब खत्म, फिर अब हम टेंस बना के रखिएगा। अगर हाँ, मंडे को मैं छुट्टी लूंगी, ट्यूसडे से आपकी क्लास होगी, मंडे को मैं छुट्टी लूंगी। अगर आप टेंस का शीट फ्राइडे तक बना लेते हो ना, तो मैं फ्राइडे को ही डिस्कस कर दूंगी, अगर बना लेते हो तो। वैसे मैंने शीट कल ही दिया है। मंडे आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे भी रहेगी। सैटरडे तो खैर एक ही बैच होता है, प्रैक्टिस बैच, और मंडे भी छुट्टी है। ठीक है, लिख लिया। बाय पीपल नहीं लगाया, बोलोगे मैम बाय पीपल क्यों नहीं लगाया? ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, क्योंकि बाय पीपल वेग है,
उन्होंने जब ये सेंटेंस दिया था तो ऑप्शन में बाय पीपल को नहीं रखा था, अस्पष्ट नाउन प्रोनाउन। वेग कल बताया था ना, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन। अरे कल ही तो पढ़ाया है। वेग, वेग मतलब जो क्लियर नहीं है, लोग में कोई भी हो सकता है। अच्छा, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, क्या हिम कहाँ लगाएंगे? अब एग्जाम में बहुत इजी इजी आता है, वैसे तो मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ही पढ़ाऊंगी रितेश, बट एग्जाम्स में आजकल बहुत इजी आ रहा है। ये 2017 तक ना एक्टिव पैसिव का लेवल बहुत अच्छा हुआ करता था, उसके बाद तो बहुत इजी इजी पूछ रहे। नहीं नहीं, आज मैं यूट्यूब पे शेड्यूल नहीं करूंगी। ये आपको क्या मतलब है? यूट्यूब पे भी क्लास शेड्यूल रहेगा ना मैम? अच्छा, कर दूंगी, अगर माने तो कर दूंगी, वैसे तो उसने अभी तक उसी पे किया है। चलो आ जाओ, अब हम चलेंगे अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस का। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हम पैसिव करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। और हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस किसी से भी हो सकता है, हु से भी स्टार्ट हो सकता है, प्रश्नवाचक हुम से भी स्टार्ट हो सकता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस डू डज डिड से भी स्टार्ट हो सकता है, डिड यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी। प्रश्नवाचक सेंटेंस हैज हैव हैड से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस शैल विल किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम सारे प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को करेंगे। ठीक है, ओके। हिम को क्यों यूज करूंगी, हिम को क्यों यूज करूंगी? ही इज लाइक, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, फिर से हिम को क्यों यूज करेंगे? ओके, ये हिम तो ही के लिए ही है ना। ही लाइक्स पीपल, वो चाहता है, वह चाहता है कि लोग उसको, ये वह और उसको सेम है, सेम सेम है। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डिटेल में चलते हैं। पहले कर लिया जाए हु और हुम वाला, जो भर भर के एग्जाम्स में आए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु और हुम वाला पहले किया जाए। अभी हम कर रहे हैं पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। और एक्टिव पैसिव में, अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रह गया वहां इन्वर्जन होगा। प्रश्नवाचक में भी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हु या हुम से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस याद रखो कि अगर हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनेगा? बाय हुम। लिखते जाइए लिखते जाइए। अगर हमारा सेंटेंस हुम से स्टार्ट हो रहा है, बस ध्यान रखो कि ये जो हु है इसको मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट। तो अब बोलोगे कि अगर वाक्य हु से स्टार्ट हो रहा है ना तो उसका पैसिव बाय हुम होगा, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा सेंटेंस हुम से स्टार्ट है तो उसका पैसिव हु लगा के बने, अगर हु से स्टार्ट है तो उसका पैसिव हुम लगा के बने। लिखते जाइए। इसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखा। हु रोट द बुक, ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है क्योंकि पैसिव होने के लिए तो इसको V3 चाहिए ना, वाक्य में तो कहीं भी V3 है ही नहीं। अब हमारा वाक्य हु से शुरू हो रहा है और जब भी वाक्य हु से शुरू हो तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनाते हैं। ठीक है, बाय हुम एक ऑप्शन देने वाले हैं, ऐसा आएगा बाय हुम, और बुक ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना लेती हूँ, बाय हुम द बुक वॉज रिटन। और एक्टिव में क्वेश्चन मार्क अगर है तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं हटाओगे, पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रखना है, एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं हटता है। और एक ऑप्शन में आएगा बाय हुम वॉज द बुक रिटन।
अब आप बोलोगे कि मैम दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, मेरे को तो दोनों सेंटेंस सेम लग रहा है, बट सेंटेंस में डिफरेंस दिख रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है, और इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या इस वाक्य में इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। और एक्टिव में अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां भी वाक्य में क्वेश्चन मार्क रहेगा इसका मतलब है कि इन्वर्जन होगा। ऊपर वाले में नहीं हो रहा है, नीचे वाले में हो रहा है, नीचे वाला ऑप्शन सही है, नीचे वाला ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े। बी को लॉक कर दिया, इन्वर्जन चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना। तो जब भी हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव बाय हुम लगाना है, और कभी भी बाय के बाद हु लगाना ही नहीं, क्योंकि बाय तो प्रेपोजिशन है ना, और हु तो सब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हुम ऑब्जेक्ट, इन्वर्जन चाहिए, ठीक है। एक तो ये फॉर्म हो गया, बट कभी कभी लिख लिया होगा बाय whom द बुक वॉज रिटन नहीं होगा, बाय whom वॉज द बुक रिटन। कभी भी किसी से क्वेश्चन पूछते हो व्हाट यू आर डूइंग नहीं बोलते, व्हाट आर यू डूइंग। व्हेन ही विल कम नहीं होगा, व्हेन विल ही कम। चलो ये हो गया, इसको हटाती हूँ, ठीक है। कभी कभी वैसे तो हु वाला सेंटेंस बाय whom वाला होता है, तरह तरह का बता रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर में दिखेगा कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा। अब मैंने लिखा हु रोट द रामायण, ठीक है। एक आध ऑप्शन में मैंने देखा है ऐसा था, हु रोट द रामायण, और ऑप्शन में था द रामायण, रामायण या रामायण, द रामायण वॉज रिटन बाय हूम, ठीक है। एक कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह का पेपर था जिसमें इंग्लिश 15-20 मार्क्स का था, वहां पे ये ऑप्शन आया था, वहां पे ये ऑप्शन आया था। तो आप बोलोगे ना कि मैम अभी तो अगर हमारा हु से वाक्य स्टार्ट हो, हु से वाक्य स्टार्ट हो, तो आपने बोला है कि उसका पैसिव बाय हुम लगाकर बनाना, और बाय हुम आपने शुरू में लगाया था, बट यहाँ तो बाय हुम लास्ट में लगाया है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि वो जो पोस्ट ऑफिस वाला पेपर मुझे ऑफलाइन, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो मुझे एक स्टूडेंट ने ला के दिया था कि मैम हमने जो ऑप्शन पढ़ा है ना वो इसमें नहीं था, बाय हुम शुरू वाला ऑप्शन नहीं था, लास्ट में था। तो ये भी गलत नहीं है, अगर आपका ऑप्शन बाय हुम शुरू में ना आए, लास्ट में आ गया, तो वो भी करेक्ट है, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके एसएससी में किसी साल ये दोनों ऑप्शन आया था, हाँ एसएससी में दोनों ऑप्शन आया था, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। अगर ये ऑप्शन नहीं है ना, पहला वाला ऑप्शन नहीं है, सॉरी दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम पहला वाला ऑप्शन को मान के चलेंगे, बाय हुम को हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। बट आपके एग्जाम में दोनों आया था एसएससी में, और दोनों आ गया था, तब तो यहाँ पे एक ही चुनना है, एक ही चुनना है, तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट होगा। क्यों? पहला वाला को हम इनकरेक्ट किस बेसिस पे मान रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए होता है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में ना इन्वर्जन चाहिए होता है, ठीक है। बट पहला वाला सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते, हम इसी को लेंगे। अगर दोनों आ गया तो इसको चुनना, अगर नीचे वाला ऑप्शन नहीं है ऊपर वाले को मान के चलना। हाँ हाँ मैम, किरण वाले PYQ में ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो किरण वाले ने किरण वाले का अपना PYQ थोड़ी है, किरण वाले का अपना PYQ नहीं है ना, किरण वाले भी प्रीवियस ईयर ही छापते हैं ना। जो मैं आपको ऐप पे डाल रही हूँ, मैं ऐप पे जितना भी क्वेश्चंस डाल रही हूँ, तो वही तो किरण कंपाइलेशन करते हैं और बुक बना के बेचते हैं, लेकिन उनके पास इतना क्वेश्चन नहीं होता है जो आपको ऐप में मिलने वाला है।
देखो ऐप में आपको किरण वाली बुक में अगर वो डालेंगे ना तो उनकी बुक बहुत मोटी हो जाएगी, उतना वो नहीं कर पाएंगे, इतना मोटा बुक कौन पढ़ेगा। लेकिन ऐप वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन CHSL का डालेंगे, कुछ CHSL का डालेंगे, कुछ MTS का डालेंगे, कुछ CPO का डालेंगे, कुछ स्टेनो का डालेंगे, कुछ कुछ सबका डालेंगे। लेकिन हम लोग ऐप पे क्या कर रहे हैं कि CGL का पूरा 40-50 सेट, CHSL का 40-50, MTS का 40-50 और CPO का तो ज़्यादा सेट्स आता नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा, एक एक एग्जाम के 40-40 सेट। बट किरण की बुक में वो नहीं डाल सकते, कैसे डालेंगे, उनकी मजबूरी है, बुक बहुत थिक हो जाएगी, कैरी नहीं कर सकते हो। तो उसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि प्रीवियस पेपर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, किरण वाले इस बार वो मुझसे थोड़े नाराज हो गए हैं। इस बार नाराज, मैंने अपनी बुक उनके यहाँ से प्रिंटिंग नहीं करवाई थी, मुझे लग रहा है थोड़े नाराज हो गए हैं। उन्होंने बोला था बट नहीं करवाया था। दिवाली भी विश नहीं किया मुझे इस बार। पीडीएफ करवाओगे क्यों अविनाश? ये जो पीडीएफ के पीछे आप लोग पागल होते हो ना, आपका खर्चा भी बहुत हो जाता है। पीडीएफ और पीडीएफ जब आप प्रिंट करवा के लाओगे ना, एक बहुत बड़ा भार या बर्डन या टेंशन हो जाता है। बेटर है ना कि सॉल्व करके अपने सिस्टम मोबाइल पे ही सॉल्व करके खत्म करिए। इन्वर्जन जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी होगा, पैसिव में क्वेश्चन मार्क है तो एक्टिव में भी होगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा। स्टेनो का एग्जाम 2-3 शिफ्ट में होता है, 2 शिफ्ट में, तो उसका तो कभी पेपर मिलेगा ना। इंटरोगेटिव में बाय का यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कल ग्रामर की क्लास नहीं होगा होगी, क्यों नहीं होगा कल ग्रामर की क्लास? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कल है, कल थर्सडे है, कल क्लास है, फ्राइडे को क्लास है, मंडे को नहीं है। स्टेनो का नहीं दिया है ना, बट मैं डलवा दूंगी, मेरे पास सबका कंपाइलेशन है, मतलब मेरे पास सब है, बस एक जगह कंपाइल करके डालना है। ठीक है, तो चलो भाई, अगर दोनों आ गया तो इसको देना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी तो मैंने बोला कि हु वाला सेंटेंस का पैसिव बाय हुम लगाकर बनता है। ठीक है, बाय हुम वॉज द बुक रिटन। हु और हुम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाँ पीडीएफ वगैरह ना मत करिए, बहुत टेंशन होता है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह देखो, बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बेस्ड ऑन मेमोरी होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वो तो मेमोरी बेस्ड होता है, लेकिन वो असली ही होता है। बैंक में तो यही ब्यूटी है कि आंसर की तो वो देते ही नहीं है, पता नहीं उन्होंने किसको क्या आंसर माना है। 6 शिफ्ट में हुआ है ना स्टेनो का एग्जाम, हाँ 3 दिन होता है। बाय हुम वॉज द बुक रिटन, तो हु से अगर वाक्य स्टार्ट हो तो उसका पैसिव बाय हुम लगाकर बनाते हैं। बट कभी कभी हु वाला सेंटेंस का पैसिव हु लगा के भी बनाते हैं, हम दोनों को अलग कर देते हैं। बाय के तुरंत बाद हुम आएगा, बट कभी कभी ये भी ऑप्शन आ गया ना तो ये भी सही है, ऐसा भी आ जाता है। हु वॉज द बुक रिटन बाय, आप इसको ना गलत मान लोगे, आपको लगेगा अरे हमने तो क्लास में पढ़ा है। ठीक है, हमने तो क्लास में पढ़ा है कि हु वाला ऑप्शन तो बाय हुम से बनता है हु वाला ऑप्शन तो बाय हुम से बनता है, लेकिन ये भी करेक्ट है। कभी कभी हु वाले ऑप्शन बाय हुम ना लगाकर हम हु ही छोड़ देते हैं, बशर्ते कि ये हु तब लगेगा जब बाय लास्ट में आ गया। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जब बाय को आप शुरू में रखते हो ना, तो बाय के बाद तो हम हु नहीं लगा सकते हैं ना, बाय के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन अगर बाय बाद में आता है तो हम हु लगा के भी बना सकते हैं। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप बोलोगे मैम अगर दोनों आ गया तो हम दोनों को छांट भी नहीं सकते हैं इन्वर्जन के बेसिस पे, क्योंकि दोनों जगह इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, सब्जेक्ट से पहले
वर्ब, तो ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। कल क्लास ऑफ क्यों? कल क्या है कि क्लास ऑफ है? अपने मन से कुछ भी रूमर्स फैला के सबको मिसअंडरस्टैंडिंग में डालोगे। कल क्या है कि क्लास ऑफ है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाय रहेगा तो हुम आएगा, लेकिन अगर बाय को लास्ट में डाल दिया तो हु लगा सकते हो, और दोनों करेक्ट है, क्योंकि पिछले वाला जो ऑप्शन करवाया था उसमें तो हमने इन्वर्जन के बेसिस पे छाट दिया था, बट यहाँ तो दोनों जगह इन्वर्जन हो रहा है ना, तो दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। लेकिन अगर दोनों आ गया ना तो चलो प्राथमिक, अगर आएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि दोनों आया है, क्योंकि दोनों करेक्ट आ गया तो इसी को देना, जनरली हु वाले को बाय हुम लगाकर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कभी कभी हु वाला सेंटेंस हु से भी बनता है, प्रोवाइडेड बशर्ते कि बाय को बाद में लगा दिया, बाय शुरू में लगा रहे हो तो हूं। 2 दिन होता है ना स्टेनो का। हाँ, अरे जो कुछ भी हो ठीक है, जितना शिफ्ट में भी ले वो। दो दिन होता है। जब मैंने, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो मैंने अपना करियर शुरू ही किया है बैंकिंग को पढ़ाने से। शुरू में मैंने, शुरू के मान के चलो 4 साल 5 साल तक सिर्फ बैंकिंग ही पढ़ाया। वो तो कैसे 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 होते होते फिर मैं एसएससी की दुनिया में आ गई। करियर बैंकिंग से ही स्टार्ट किया था। तो सारे पॉसिबिलिटीज को ध्यान रखना, सारे पॉसिबिलिटीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। हु वाला तो बहुत सारा कर लिया, अब आ जाओ होम वाला। होम होम और हु वाला किया, अगर हमारा होम से वाक्य स्टार्ट हो ना, होम डिड यू हेल्प, आपने किसकी हेल्प की, ठीक है। तो अभी बताया ना कि जब हु से होम से स्टार्ट हो तो हु लगाना, हु, ठीक है। और डिड है पास्ट टेंस में है, और यू के साथ वॉज, पास्ट टेंस में या तो वॉज लगता है या तो वर लगता है, बट यू के साथ वॉज नहीं लगता है ना। हु वर, सॉरी हुम डिड यू हेल्प, हु वॉज, हु के लिए लगा रहे हैं, यू के लिए नहीं लगा रहे, ठीक है। हम हु के लिए लगा रहे, हु वॉज हेल्प्ड बाय यू, हु वॉज हेल्प बाय यू। बाय हुम वाले को प्रायोरिटी दे देंगे, ऐसा आएगा नहीं। सैटरडे को 3 क्लासेस होंगी, सैटरडे छुट्टी है अब। सैटरडे आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन, मेरे को सुबह सुबह निकल जाना है सैटरडे को, और संडे को रात, संडे नहीं मंडे को रात में वापस आ जाना है। ट्यूसडे से आपकी क्लास होगी। एसएससी की दुनिया अच्छी है। तो जब भी होम से वाक्य शुरू हो ना, तो उसका पैसिव हु लगा के बनाना, हु वर नहीं, किसको हेल्प किया आपने। ये आप बोलोगे कि मैम अभी अभी हमें यू को ऑब्जेक्ट बनाना है ना, यू को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हु के साथ वर नहीं होगा, हु वॉज। शुरू में बच्चे सोचते थे कि मैं सिर्फ बैंकिंग पढ़ाती हूँ, बैंकिंग 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 ही पढ़ाती हूँ। आज आपको एसएससी, मुझे याद है वंस जब मैं बीएससी एकेडमी, मैंने अपनी करियर स्टार्ट ही की थी बीएससी एकेडमी से, पटना, बीएससी पटना, और बीएससी जो बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, ये तो बैंक ही पढ़ाते हैं, ये भी अब एसएससी में आ गए, बट ये ज़्यादा जाने जाते थे बैंक। फिर मैंने बैंकिंग पढ़ाया, ठीक है। फिर मेरी एंट्री दिल्ली में हुई, दिल्ली में भी मैं शुरुआत में बीएससी में ही पढ़ाया,
बीएससी एकेडमी में पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने पैरामाउंट में पढ़ाया था। जब मेरी पैरामाउंट में एंट्री हुई ना, तो वो मुझे चाहते थे तो बैंक में ही यूज़ करना, बट मैंने बोला नहीं भाई, मुझे एसएससी के बैचेस भी चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया। फिर अनअकैडमी आई तो मैं तो पूरी तरह से बैंक ये एसएससी ही हो गई। उनका तो है ना कि अनअकैडमी पे आप किसी एक ही कैटेगरी, और अब एसएससी ही पढ़ाने लगे। सब सेम होता है। ये जो डिफेंस का सिलेबस है ये पूरा एसएससी से ही मैच करता है। यू सब्जेक्ट नहीं है। यू ने किसी की हेल्प की ना, whom did you help? हेल्प करने का काम तो यू ने किया ना, तो यू सब्जेक्ट है ना, यू ने किसी की हेल्प की। ओके हाँ ठीक है। तो हु वॉज हेल्प्ड बाई यू, तो हु आ गया, हुम आ गया तो हु से शुरू करना। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, चलो कुछ क्वेश्चंस हु और हुम वाला कर लिया जाए। और मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना कि जितना आपने एग्जाम्पल लिख लिया है ना उतना काफ़ी है, ठीक है, उतना काफ़ी है। अब इसको मत लिखने लगना ऑप्शंस के साथ, बस इसको समझ लो। हाँ इसको समझ लो। मैं भी बिहारी हूँ, वैसे मैं झारखंडी हूँ। मैं जा रही हूँ अभी झारखंड, ये मेरा होम टाउन है। वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन झारखंड, दैट इज जमशेदपुर, टाटानगर। अभी मैं यहीं पे जा रही हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं से हुई, और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई बिहार में सर के साथ, मैं बिहारी हो गई। झारखंड बिहार सेम है। तो बताओ whom does he look for? अगर हमारा वाक्य whom से शुरू है, अगर who से शुरू है तो हम by whom लगाते हैं, ठीक है। लेकिन whom से शुरू है तो who लगाएंगे ना, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसी में से कुछ होगा। ग्रामर वगैरह तो सब सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ग्रामर वगैरह सब। पैसेजेस का लेवल बैंकिंग में हाई होता है। Whom does he look for? बताओ। तो यहाँ पे ना who is look, यहाँ पे तो बड़ा भयंकर गलती कर दिया। look for का मतलब होता है ढूंढना, और look after का मतलब होता है देखभाल करना, बट look for है तो आप look after में थोड़ी बदलोगे, ये तो इजी है। थर्ड हु कैन क्वेश्चन, लिखिएगा नहीं, ठीक है, लिखिएगा नहीं। हु कैन क्वेश्चन गांधी इज इंटीग्रिटी, कौन गांधी जी के इंटीग्रिटी को पर सवाल उठा सकता है? अपने ऑप्शंस देखिए, अपने ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कैन को कुड में नहीं बदलना है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम टेंस थोड़ी बदलेंगे, कैन को कुड में बदल दें, हट गया। और दूसरा सेंटेंस में देखो, गांधी जी इज इंटीग्रिटी सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्वर्जन हो रहा है। कौन सा वाक्य को देना है प्रायोरिटी, प्राथमिकता, जिसमें इन्वर्जन हो रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए, इसमें नहीं हो। और अब देख लो, यहाँ बाय होम लास्ट में है और यहाँ बाय होम पहले है, तो लास्ट में भी ये तो है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, काइंडली सारा कॉपी मत करिएगा। हु इनॉग्रेटेड द फेयर, फेयर मतलब मेला, मेला का उद्घाटन किसने किया? अरे शरद मैम, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये तो अभी मैंने पढ़ाया, जब भी 4 ऑप्शन के साथ एक्टिव पैसिव आ गया ना, तो ऑप्शंस को छाटिए। अभी क्या बताया कि बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी हु नहीं आएगा, हुम आएगा, ये तो हट गया। दूसरा, टेंस पे भी ध्यान दो, ये पास्ट है, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, लेकिन हमारा वाक्य पास्ट में जा रहा है, तो हम भी तो पास्ट में ही रहेंगे, तो ये भी हट गया। अब देखो, बाय होम लास्ट में है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वो अब आ रहा है, बट हमें तो
हमें तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए ना, इन्वर्जन चाहिए। थर्ड, थोड़ा सा सेंटेंसेस ज्यादा करेंगे ना हु और हुम वाला। अभी तो हैज हैव हैड वाला बचा है, कल खत्म नहीं होगा, परसों करूंगी। और हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, किसने तुमको ये लेटर ड्राफ्ट करने के लिए बोला? ऑप्शंस को दो ऑप्शंस तो फटाफट छड़ गया। बाय प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, हुम होना चाहिए, यहाँ भी हुम होना चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए। अब दो ऑप्शन बचा। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया, तो उसका एक्टिव पैसिव बनाने के लिए इन्वर्जन को हथियार बनाइए। यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले वर्ब और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सब्जेक्ट के बाद वर्ब मतलब नो इन्वर्जन, सब्जेक्ट से पहले वर्ब मतलब इन्वर्जन। हमें तो इन्वर्जन वाला सेंटेंस चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क में इन्वर्जन चाहिए, यहाँ पे नहीं। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट आओ। अच्छा, डू डज डिड वाला और लिखते जाइए। अभी तो मैंने हु और हुम वाला करवाया। और जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डू डज से भी शुरू हो सकता है, जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डू डज प्रेजेंट में है, ठीक है, डू और डज प्रेजेंट में है, बट प्रेजेंट टेंस में डज सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में डू प्लूरल है, बस यही डिफरेंस है ना। और डिड तो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में तो सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते। ठीक है, तो जब भी हमारा वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस डू डज से शुरू हो तो उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनाएंगे। जैसे हु का बाय हुम लगाया, हुम का हु लगाया, उसी तरह डू डज का इज एम आर और डिड का वॉज वोर। अभी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लिखा डू दे हेल्प यू, क्या वो आपकी हेल्प करते हैं? ठीक है, और लिखा डज ही कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। एग्जाम्पल ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, असली खेल ऑप्शंस के साथ है। बाय हुम के बाद वॉज आएगा या वर आएगा? बाद का सब्जेक्ट देखोगे ना, बाय हुम वॉज ही, बाय हुम वर दे। ठीक है, बाय हुम के बाद देख लेना क्या आ रहा है। बाय हुम वॉज ही हेल्प्ड, ओके, दे विल। ठीक है, ही है तो वॉज लगाना और बाय हुम के बाद सब्जेक्ट देख लेना। हु के बाद तो सिंगुलर होगा, बाय हुम, क्योंकि बाय हुम तो ऑब्जेक्ट चला गया, सब्जेक्ट तो ये है। बाय हुम अगर दे है, बाय हुम वर दे। हाँ, तो डू दे हेल्प यू, तो ये हमारा वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? हमारा वाक्य डू से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा वाक्य डू से शुरू हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? इज एम आर। अब इज एम आर में भी क्या लगे ना, देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट तो यू है, यू के साथ तो एम नहीं लगाते ना, आई के साथ एम लगता है। यू के साथ इज भी नहीं होता, यू के साथ आर होगा, तो क्या होगा? आर। ठीक है, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म, आर यू हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, इन्वर्जन भी हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। और तीसरा देखो, डज ही कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, क्या वो टाइम पे वर्क को करता है? तो ये जो टाइम है ना, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये है ना। इसका मतलब है कि डज से भी स्टार्ट हो रहा है तो इज एम आर लगाना है, बट देखना है कि हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? हमें वर्क को बनाना है। और वर्क अच्छा, एक चीज और, मैं इसको ना थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं लिखती हूँ डज ही कंप्लीट ऑल द वर्क ऑन टाइम। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको कर रही हूँ। अब बताइए कि डज से शुरू हो रहा है, और जब भी हमारा वाक्य डज से शुरू हो रहा है ना, तो या तो इज लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे, या आर लगाएंगे। ठीक है, तो एम तो नहीं लगाएंगे, एम तो तब लगाते ना जब यहाँ पे मी वगैरह होता, आई बनता तो एम लगाते। अब बताओ कि क्या लगाएंगे? अब हमें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है,
ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और टाइम तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? एम तो नहीं लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा? इस वाक्य का ना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया और इस सब्जेक्ट को जाके ऑब्जेक्ट बनाया देम लगा के। हाँ, क्या लगेगा? इज लगेगा, आर क्या? बच्चे जो जिन्होंने एग्जाम निकाला है मेंस में, कमेंट्स में अपना लिख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, टीचिंग लाइक अ वाव। हाँ, अब आपके एग्जाम में आएगा। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा, अरे ऑल द वर्क लगा है तो चलो आर लगा देते। ऑल देख के आपको प्लूरल लगाने का मन करेगा, बट ऑल के साथ हम इज भी लगाते हैं, ऑल के साथ आर भी लगाते हैं, ऑल के साथ सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। देखना है कि बाद का नाउन क्या है। जैसे लिखा मैंने ऑल द वाटर इज डर्टी, ठीक है, और फिर मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब आप बोलोगे कि मैम ऊपर वाले में आपने ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऊपर वाले में आपने ऑल के साथ इज लगाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने आर लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल सिंगुलर भी ले सकता है, प्लूरल भी दे सकता है। बाद का नाउन देखना है। ये जो वाटर है ना, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों की मात्रा होती है, अमाउंट, और मात्रा अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर लगाते हैं, बट स्टूडेंट्स की संख्या होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स का अमाउंट नहीं होता, स्टूडेंट्स कितने संख्या में थे, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ आर लगा। तो उसी तरह ये जो वर्क है ना, ये वर्क अनकाउंटेबल था। ऑल, अगर मैं वर्क भी लिखती फिर भी इज लगाते, ऑल भी लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वर्क तो अनकाउंटेबल है। तो क्या होगा? इज ऑल द वर्क, ठीक है, इज ऑल द वर्क completed on time by him, is all the work completed on time by him। हाँ, क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी, मात्रा। वो सब टाइप कर करके लिख के भेज रहे हैं, विकास उसको डाल भी रहा है। मैं बोल रहा, मैंने बोला ये क्या क्या लिख रहे हैं, तो बोल रहा मैम उसने लिखा है तो डाल देते हैं। अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन एंड गाइडेंस, फिर लिखा है कोई स्टूडेंट है जिसका ऑल इंडिया रैंक 46 है, ठीक है, विशाल कुमार, ऑल इंडिया रैंक 46 है। अरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट। वो सबका कहना है कि मैम अच्छे अच्छे रैंक वाले का पहले डाल देते हैं। मैंने बोला भेदभाव नहीं करना है, अल्टीमेटली डबल डिजिट का रैंक लाए, सिंगल डिजिट लाए, बट स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ये बहुत बड़ी बात। इज ऑल द वर्क होगा ना, कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय हिम, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो। डू और डिड वाला कल हम हैज हैव हैड वाला करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो अब मुझे बताओ, ये तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब हमारे बच्चों के दिमाग में जाएगा कि क्या मैम आई यहाँ का ऑब्जेक्ट है? आई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आई तो सब्जेक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता ना तो आई की जगह मी होता। आई तो हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और मी ऑब्जेक्ट होता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट मान ही नहीं सकते, क्योंकि आई कभी भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, मी ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। व्हाट आई मीन, ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो चलो, डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डू से स्टार्ट हो रहा है, तो डू में हम इज एम आर लगाएंगे ना, इज एम आर लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वॉज तो लगेगा ही नहीं। और जब भी सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हो रहा है तो हम इज एम आर लगाते हैं, ठीक है, इज एम आर लगाते हैं। तो ये तो पास्ट कर दिया, और डू डज डिड में व्हाट तो लगेगा नहीं,
और यहाँ भी इससे स्टार्ट होगा, इज व्हाट आई मीन, अंडरस्टूड बाय यू। हाँ हाँ टाइम हो गया है, मेरे को भी पता है, बट इसको खत्म कर लेते। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, मेरे को भी पता है टाइम हो गया है। हाँ, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, डिड से, डिड पास्ट टेंस है तो उसका पैसिव वॉज या वर लगा के बनेगा ना, डिड का डिड से थोड़ी बनेगा। और दूसरा कि इन्होंने, नॉइज तो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है ना, नॉइज से थोड़ी स्टार्ट। और वर यू, वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, फ्राइटन का थर्ड फॉर्म, बट यहाँ इन्होंने थर्ड फॉर्म डाला ही नहीं, इसको खत्म कर ले। अरे हाँ, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, डिड डू डज डिड वाला कर लेते। हड़बड़ी आप लोगों को बहुत रहती है, वीडियो पॉज हो गया है इसीलिए कमेंट्स आ रहे हैं। डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, डिड से स्टार्ट है तो आप डिड से स्टार्ट नहीं करोगे, आप वॉज वर से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज वर से नहीं स्टार्ट है, यहाँ भी वॉज वर से नहीं है, यहाँ से स्टार्ट। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टूडे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स दुबई से आ जाएंगे। तो अगेन देखो टेंस पे खास ध्यान दो, ये प्रेजेंट है बट इन्होंने तो पास्ट कर दिया है। और डू में या तो इस से स्टार्ट होगा या तो एम से या तो आर से, बट यहाँ तो वर्ड से कर दिया। बताओ, आर यू एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई, और यू तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है ना, हमने तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात, थर्ड वाले ऑप्शन में हमने तो कहीं भी थर्ड फॉर्म डाला ही नहीं है, आईएनजी लगा दिया, कहीं तो थर्ड फॉर्म आया नहीं, और एक्टिव पैसिव में तो थर्ड फॉर्म चाहिए ना। फोर्थ वन, डज ही रेस कार्स। अच्छा मेरे को बताना, एक ऐसा होता है ना रेस कार्स, एक रेस कार्स मतलब वो कार्स जो रेस में यूज होता है। तो यहाँ का जो रेस है ना एडजेक्टिव है, कार्स क्या है, कार्स नाउन है, ठीक है। कैसा कार्स, जो कार रेस में यूज होता है, बट यहाँ का रेस एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ का रेस वर्ब है। क्या वो कार रेस करता है, क्योंकि डू डज डिड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ का रेस वर्ब है और यहाँ तो टेंस ही बदल दिया, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, इसको कंटिन्यूअस कर दिया। और डज से शुरू होगा तो इज एम आर चाहिए ना, यहाँ फिर डज लगा दिया। अब आपका कंफ्यूजन या तो सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। इन्होंने क्या किया है कि ये वर्ब है और एक्टिव पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है ना, ठीक है। बट यहाँ इन्होंने रेस का थर्ड फॉर्म लाया ही नहीं है, यहाँ पे रेस को एडजेक्टिव बना दिया है और कहीं से डन ले आया है, कहीं से डू को, लेकिन यहाँ तो कहीं भी डू वगैरह है नहीं कि आप डन कर दोगे, तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट, चलो अब कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे, बस आज रेडी रहना, मैं फटाफट आऊंगी। और 4:30 बजे इसी बैच में, ये जो अचीवर बैच का जो ग्रामर बैच है, 9:30 बजे वाले बैच में जाना। तो आपको आज आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दिखेगा 4:30 बजे, जिसमें मैं वर्ब का लास्ट वाला शीट डिस्कस करवाऊंगी, आ जाइएगा। नहीं भी आ पाएंगे रिकॉर्डेड देख लीजिए। ओके, एंड किया जाए, लेट्स एंड। कल हम और भी करेंगे, व्हाट व्हेन वाला भी कर लेंगे, उसके बाद फिर इन पर, कल नहीं खत्म होगा परसों कर लेंगे। और मेरे पास एक चीज और अच्छा मिल जाएगा कि कल अगर मैं वॉइस नहीं कर पाई ना, कल मैं अगर वॉइस नहीं कर पाई तो परसों तो मैं कंप्लीट करूंगी, लेकिन परसों मुझे बहुत कम समय लगेगा वॉइस को कंप्लीट करने में। तो मैं क्या करूंगी, जितना समय बचेगा ना उसमें मैं टेंस करवाऊं। वॉइस कंप्लीट करने के बाद सुबह 9:30 बजे वाले बैच में मुझे लग रहा है आधा घंटा में वॉइस परसों खत्म कर दूंगी, और बाकी का 1 घंटा टेंस का शीट डिस्कस कर दूंगी, इसलिए शीट बना लीजिए। चलो।